रियासत कोहसार के मशरकी सरहदों पर एक ऐसा दरिया बहता था जिसकी लहरें सदियों पुरानी दास्तानें अपने सीने में छुपाए हुए थीं। इसी दरिया के किनारे बस्ती से दूर एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी दीवारें मिट्टी और छत घास फूस से बनी थी। यहाँ हारिस रहता था। हारिस की उम्र 50 के करीब होगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उसकी मेहनतकश जिंदगी की अक्कासी करती थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका ज़मीर साफ हो। हारिस का कोई खानदान न था। उसके वालिदैन बरसों पहले एक वबा में चल बसे थे और गुर्बत की वजह से उसने कभी शादी न की। उसका कुल असासा एक पुरानी लकड़ी की कश्ती, 2 अधूरे जाल और एक वफादार कुत्ता था। उसकी जिंदगी का मामूल बड़ा सादा था। वो पो फटने से पहले उठता, दरिया के ठंडे पानी से वुजू करता और फिर अपनी कश्ती लेकर लहरों के दोष पर निकल जाता। वो मछलियों का शिकारी जरूर था, लेकिन जालिम नहीं था। वो कभी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। बस्ती के दूसरे मछेरे जाल डालकर छोटी बड़ी तमाम मछलियां निकाल लेते, मगर हारिस हमेशा छोटी मछलियों को वापस पानी में छोड़ देता। वो कहता, दरिया मेरा रिस्क देता है, मुझे इसकी नस्ल खत्म करने का कोई हक नहीं। बस्ती के लोग उसे बेवकूफ समझते। बाजार में जब वो अपनी थोड़ी सी मछलियां लेकर बैठता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। ए हारिस, अगर तुम थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लो तो आज तुम्हारे पास भी पक्का मकान हो। हारिस बस मुस्कुरा देता और जवाब देता, पेट भरने के लिए थोड़ा ही काफी है। लालच तो समंदर को भी पी जाए तो प्यास नहीं बुझती। एक रात मौसम ने अचानक करवट ली। काली घटाएं इस तरह छाईं कि दिन और रात का फर्क मिट गया। बिजलियां इस जोर से कड़क रही थीं कि जमीन लरज उठती थी। हारिस अपनी कुटिया में बैठा पुराने जाल की मरम्मत कर रहा था कि उसे दरिया के शोर के पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो लहरों की नहीं थी। वो एक बारीक सी दर्द भरी आवाज थी, किसी मासूम के रोने की आवाज। हारिस ने अपनी पुरानी लालटेन उठाई और तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए साहिल की तरफ बढ़ा। कौन है वहां? उसने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ गरज चमक सुनाई दी। अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी जो नदी के किनारे लगी झाड़ियों में फंसी हुई थी। वो लकड़ी का एक मजबूत संदूक था जिस पर खूबसूरत नक्शो-निगार बने हुए थे। हारिस ने अपनी जान खतरे में डालकर पानी में छलांग लगाई और उस संदूक को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर रेशमी मखमल के बिस्तर पर एक निहायत खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था। बच्चा भूख और ठंड से निढाल था और उसकी आवाज अब बैठ चुकी थी। उसके गले में एक चांदी का तावीज था और बाजू पर एक खास निशान जैसे किसी सितारे की शक्ल हो। हारिस उसे फौरन अपनी कुटिया में ले आया। उसने लकड़ियां जलाकर आग तेज की ताकि बच्चे का जिस्म गर्म हो सके। उसने अपनी बकरी का दूध निकाला और उसे रुई की मदद से बच्चे के हल्क में टपकाया। जैसे ही दूध के चंद कतरे बच्चे के पेट में गए, उसने रोना बंद कर दिया और हारिस की उंगली थाम ली। इस लम्हे हारिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मालिक, मैं अकेला था, तूने मुझे सहारा दे दिया। अब ये बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हारिस ने बच्चे का नाम आर्यान रखा। अब हारिस की कुटिया में खामोशी नहीं रही थी। आर्यान के क़हक़हे दीवारों को जिंदगी बख्शने लगे। हारिस की मेहनत अब दुगनी हो गई थी। उसे अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आर्यान के लिए भी कमाना था। वो सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बगैर दरिया में रहता ताकि आर्यान को अच्छे फल, ताज़ा दूध और साफ कपड़े मुहैया कर सके। जब आर्यान 5 साल का हुआ तो हारिस उसे बस्ती के एक दूर दराज गोशे में रहने वाले एक आलिम के पास ले गया जो बच्चों को ज़बान, हिसाब और इखलाकियात सिखाते थे। हारिस खुद अनपढ़ था, लेकिन वो चाहता था कि आर्यान इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो। वो रोजाना आर्यान को अपने कंधों पर बिठाकर बस्ती तक ले जाता और वहां से वापसी पर उसे दुनिया की रंगीनियां दिखाता। बस्ती के लोग अब भी हारिस पर जुमले कसते, देखो मछेरा खुद तो भूखा रहता है लेकिन इस पराए बच्चे को शहजादों की तरह पाल रहा है। कुछ लोग उसे मशवरा देते कि इसे किसी अमीर के यहाँ मुलाजिम रखवा दो ताकि तुम्हारी उम्र का बोझ हल्का हो, मगर हारिस गुस्से से कहता, ये बच्चा मेरा बोझ नहीं, मेरा गुरूर है। मैं जब तक जिंदा हूं इसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। आर्यान बड़ा ज़हीन बच्चा था। वो अपने अब्बू की मेहनत को देखता तो उसका दिल भर आता। वो अक्सर कहता, अब्बू, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आपको सोने की कश्ती लेकर दूंगा ताकि आपको जाल फेंकते हुए तकलीफ ना हो। हारिस उसे गले लगा लेता और कहता, बेटा, तुम्हारी कामयाबी ही मेरी सोने की कश्ती है। एक दोपहर जब सूरज सवा नेज़े पर था, हारिस दरिया के किनारे एक पेड़ के साये में बैठा सत्तू खा रहा था। वहां से एक मुसाफिर का गुजर हुआ जिसके हाथ में असा और चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी। मुसाफिर थका हुआ लग रहा था। हारिस ने उसे अपनी जगह दी और अपना ठंडा पानी और सत्तू पेश किया। वो दरवेश हारिस के अखलाक से बहुत मुतासिर हुआ। उसने हारिस के हाथ की लकीरें देखी और फिर आर्यान को देखा जो पास ही रेत पर एक महल बना रहा था। दरवेश ने कहा, ए दरिया के अमीन, तुम्हारी नेकी की खुशबू दूर तक फैली हुई है, लेकिन याद रखो, दरिया सिर्फ मछलियां नहीं देता, ये जिंदगी का रास्ता भी बदलता है। तुम कब तक इन लहरों से लड़ते रहोगे?
तुम्हारी किस्मत में इस जमीन की खिदमत लिखी है। हारिस ने हैरत से पूछा, जनाब मैं तो एक मामूली मछेरा हूँ, जमीन की खिदमत कैसे कर सकता हूँ? दरवेश ने नदी के साथ वाली बंजर जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, इस जमीन को तुम्हारे पसीने की जरूरत है। यहाँ वो जड़ी बूटियां उगाओ जो लोगों के दर्द का दरमा बन सकें। मछली एक दिन का रिस्क है, मगर शिफा पूरी जिंदगी का सदका है। हारिस ने दरवेश की बात को पल्ले बांध लिया। उसने अपनी जमा पूंजी से बीज खरीदे और मछलियां पकड़ने के साथ साथ उस बंजर जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। दिन भर वो दरिया में होता और रात को चांदनी में अपनी जमीन को पानी देता। आहिस्ता आहिस्ता वो बंजर जमीन एक सरसब्ज बाग में बदल गई। वहां ऐसी नायाब बूटियां उगने लगीं जो पूरे इलाके में कहीं ना थीं। अब हारिस की पहचान मछेरा से बदलकर बागबान की होने लगी। उसकी आमदनी में बरकत आ गई और वो आर्यान को और भी बेहतर जिंदगी देने लगा। एक शाम जब हारिस अपने बाग में गोड़ी कर रहा था, उसके कुदाल से कोई दाती चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक छोटा सा चांदी का डब्बा छुपा हुआ है। उसने उसे खोला तो अंदर एक निहायत कीमती अंगूठी थी, जिस पर एक बड़ा सुर्ख याकूत जड़ा हुआ था। इस अंगूठी पर एक उकाब का निशान बना था, जो रियासत कोहसार के शाही खानदान का मखसूस निशान था। हारिस के हाथ कांपने लगे। उसे वो तूफानी रात याद आ गई जब उसे आर्यान मिला था। उसने सोचा कि हो ना हो ये बच्चा किसी मामूली घराने का नहीं है, वो ईमानदार इंसान था। उसने फैसला किया कि वो इस अंगूठी को बाजार में बेचने के बजाय शाही महल ले जाएगा। अगले ही दिन हारिस ने आर्यान को तैयार किया और दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। ये आर्यान का शहर का पहला सफर था। ऊंची दीवारें, चमकते बाजार और घोड़ों की टापें देखकर वो हैरान रह गया। हारिस उसे लेकर सीधा महल के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने जब एक मैले कुचैले किसान को देखा तो उसे धक्के देकर पीछे हटा दिया। हट जाओ यहां से, ये बादशाह का महल है, तुम्हारे जैसे भिखारियों की जगह नहीं। हारिस ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे पास बादशाह सलामत की एक अमानत है। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वो अंगूठी दिखाई। याकूत की चमक देखकर पहरेदारों के होश उड़ गए। वो समझ गए कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। फौरन सिपह सालार को खबर दी गई और हारिस को दरबार आम में पेश करने का हुक्म मिला। दरबार में बादशाह सलामत अपने तख्त पर बैठे थे। उनका चेहरा गमज़दा था। 12 साल पहले उनका बेटा गायब हो गया था और इस गम ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। जैसे ही हारिस ने वो अंगूठी बादशाह के सामने रखी, बादशाह अपने तख्त से खड़े हो गए। ये तो मेरे बेटे की अंगूठी है, तुम्हें ये कहां से मिली? बोलो मच्छीरा। हारिस ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम कहानी सुनाई। उसने आर्यान को आगे किया, जो डर के मारे हारिस के पीछे छुपा हुआ था। जब बादशाह ने आर्यान के बाजू पर वो सितारे का निशान देखा तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा बेटा, मेरा गुमशुदा शहजादा। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसके चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छा गई थी। वो बादशाह का वजीर आजम साइरस था। साइरस ने ही 12 साल पहले एक खादिम के जरिए शहजादे को दरिया में फेंकवाया था ताकि बादशाह के बाद वो तख्त पर कब्जा कर सके। हारिस की नजरें साइरस पर जमी थीं। उसे याद आया कि 1 साल पहले जब वो बस्ती की एक सराय में मछलियां बेचने गया था, वहां उसने इसी शख्स साइरस को एक नकाब पोश से बातें करते सुना था कि दरिया ने वो राज अब तक नहीं उगला, इसलिए हम महफूज हैं। हारिस ने हिम्मत की और भरी महफिल में बादशाह को बताया, हुजूर, आपका दुश्मन बाहर नहीं, आपके पास ही बैठा है। हारिस ने साइरस की गुफ्तगू का हवाला दिया और वो तमाम कड़ियां जोड़ दी जो उसने बरसों में महसूस की थी। बादशाह ने फौरन साइरस के घर पर छापा मारने का हुक्म दिया। वहां से वो खतूत और वो खादिम मिल गया जिसे साइरस ने रूपोश कर रखा था। हकीकत सामने आते ही साइरस को आहनी सलासिल में जकड़ दिया गया और उसे इबरतनाक सजा सुनाई गई। आर्यान अब शहजादा बन चुका था, लेकिन उसने हारिस का हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने बादशाह से कहा, अबू जान, अगर हारिस अबू ना होते तो मैं आज जिंदा ना होता। मैं उनके बगैर महल में नहीं रहूंगा। बादशाह हारिस की नेकी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने हारिस को शाही मुशीर का ओहदा दे दिया और उसे महल में ही रहने की जगह दी। हारिस के लिए ये एक नई दुनिया थी। वो जो सारा दिन दरिया की बू और मिट्टी में रहता था, अब रेशमी लिबास पहनता और शाही पकवान खाता। लेकिन उसकी सादगी अब भी बरकरार थी। वो रोजाना गरीबों की बस्ती में जाता, उनके मसाइल सुनता और बादशाह तक पहुंचाता। वो आर्यान को अब भी वही अखलाकी सबक देता, बेटा, तख्त पर बैठकर नीचे वालों को मत भूलना, क्योंकि लहरें जब ऊपर उठती हैं तो वो साहिल की मिट्टी से ही ताकत लेती हैं। कुछ अरसा बाद बादशाह अचानक एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिसने मुल्क के बड़े बड़े तबीबों को चकरा कर रख दिया। बादशाह के जिस्म पर काले निशान पड़ गए और उनका सांस रुकने लगा। तबीबों ने कहा कि ये काला बुखार है जिसका कोई इलाज नहीं है। पूरी रियासत में सोग का समा छा गया। हारिस को दरवेश की वो बात याद आई कि तुम्हारी किस्मत में जमीन की खिदमत लिखी है।
उसे याद आया कि जब वो दरिया के किनारे बागबानी करता था तो एक बूढ़े हकीम ने उसे एक ऐसी बूटी के बारे में बताया था जो सिर्फ शुमाल के बर्फानी पहाड़ों की एक खास गार में उगती है, जिसे हयाते नौ कहा जाता है। हारिस ने बादशाह की जिंदगी बचाने का बेड़ा उठाया। आर्यान ने उसे रोकना चाहा। अब्बू, आप बूढ़े हो चुके हैं, ये सफर बहुत खतरनाक है। मगर हारिस ने कहा, अगर मेरी जान देकर तुम्हारे बाप की जान बच सकती है तो ये सौदा महंगा नहीं है। हारिस अकेला घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगल, तेज रफ्तार दरिया और बर्फानी तूफान आए। एक जगह उसका घोड़ा गहरी खाई में गिर गया, मगर हारिस मोजज़ाती तौर पर बच गया। वो पैदल चलता रहा, उसके पांव जख्मी हो गए, कपड़े फट गए, मगर उसकी हिम्मत ना टूटी। 5 दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद उसे वो गार मिल गई जहां चांदनी की रोशनी में वो बूटी चमक रही थी। हारिस ने वो बूटी हासिल की और जख्मी हालत में वापस महल पहुंचा। उसने खुद अपने हाथों से वो दवा तैयार की और बादशाह को पिलाई। मोजज़ा हो गया। अगली सुबह बादशाह की आंखें खुल गईं और जहर का असर खत्म हो गया। बादशाह ने जब होश संभाला और हारिस की हालत देखी तो वो अपने तख्त से उतरकर हारिस के सामने झुक गए। हारिस, तुमने ना सिर्फ मेरे बेटे को पाला बल्कि मुझे भी नई जिंदगी दी। आज से तुम मेरे भाई हो। बरसों गुजर गए। रियासत कोहसार खुशहाल हो चुकी थी, लेकिन खुशहाली अपने साथ दुश्मन भी लाती है। पड़ोसी रियासत सहराए आतिश के बादशाह ने कोहसार की दौलत देखकर हमला कर दिया। दुश्मन की फौज कोहसार की फौज से 3 गुना बड़ी थी। कोहसार के सिपाही खौफजदा थे क्योंकि दुश्मन के पास जदीद हथियार और जंगी हाथी थे। आर्यान, जो अब एक बहादुर शहजादा बन चुका था, जंग के मैदान में निकलने के लिए तैयार था। हारिस ने देखा कि रिवायती जंग में कोहसार की हार यकीनी है। उसने आर्यान को एक खुफिया मशवरा दिया, बेटा, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, अकल से जीती जाती है। हम इन्हें मैदान में नहीं बल्कि दरिया के मोड़ पर रोकेंगे। हारिस ने अपनी मछेरे की जिंदगी का तजुर्बा इस्तेमाल किया। उसे मालूम था कि साल के इस हिस्से में दरिया का पानी कहाँ सबसे गहरा होता है और कहाँ दलदल बनती है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो दरिया के ऊपरी हिस्से पर एक आरजी बंद बनाएं। जब दुश्मन की फौज दरिया पार करने लगी तो हारिस के इशारे पर बंद खोल दिया गया। पानी का रेला इतना तेज था कि दुश्मन के हाथी और घोड़े तिनकों की तरह बह गए। जो बाकी बचे उन्हें आर्यान की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन का बादशाह हैरान रह गया कि एक आम से बूढ़े की हिकमत अमली ने उसकी अजीम फौज को शिकस्त दे दी। ये जंग बगैर किसी बड़े जानी नुकसान के जीत ली गई। जंग की फतह के बाद बादशाह ने अपनी जिंदगी में ही आर्यान की ताजपोशी का फैसला कर लिया। एक अजीमुश्शान तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें दूर दूर के बादशाह शरीक हुए। जब आर्यान को ताज पहनाया जा रहा था, उसने अपने सर से ताज उतारा और हारिस के कदमों में रख दिया। ये ताज मेरा नहीं, उस इंसान की नेकी का है जिसने मुझे उस वक्त गले लगाया जब दुनिया ने मुझे लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। हारिस, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, ने आर्यान को उठाया और उसे गले लगाकर कहा, बेटा, ताज सर पर नहीं, जिम्मेदारी कंधों पर होती है। हमेशा याद रखना कि तुम्हारी असल ताकत ये महल नहीं बल्कि वो गरीब अवान हैं जिनके दरमियान मैंने तुम्हें पाला है। हारिस ने अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम इसी दरिया के किनारे एक छोटे से मदरसे यानी तालीमगाह नुमा घर में गुजारे, जहां वो बच्चों को मछलियां पकड़ने के बजाय नेकी, हिम्मत और हिकमत के असबाक देता था। यहाँ मदरसा का लफ्ज सिर्फ तालीमी तनाजुर में है, लेकिन आप इसे दानिश कदा समझ सकते हैं। रियासत कोहसार की तारीख में हारिस का नाम सोने के हरूफ से लिखा गया। लोग उसे दरिया का अमीन कहते थे। उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी कि किस तरह एक मामूली मछेरे ने अपनी नेकी, सच्चाई और मेहनत से एक उजड़ी हुई तकदीर को बदला और एक पूरी रियासत का निजात दहिंदा बन गया।